हमारे सामने बैठे हैं सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। आप 2 दिन से सिंगरौली में हैं और क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। सिंगरौली में आपका स्वागत है सांसद महोदय जी। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका मुख्य पेशा तो चिकित्सकीय कर रहा है, राजनीति में कैसे आ गया? आपका प्रश्न बहुत ही आवश्यक भी है मेरे लिए भी कि मैं कम से कम जनता को ये बता सकूं। देखिए, मैं राजनीति में विद्यार्थी जीवन से जी मेरा जो मेडिकल की पढ़ाई हुई इंदौर में हुई। जी 76 से लेकर के मैं 80 तक इंदौर में था और उस दौरान मैं अपने कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और इंदौर विश्वविद्यालय का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहा। जी जी तो निश्चित तौर से मेरे अंदर जो एक नेतृत्व का विचार था पहले से ही था और छात्र राजनीति बेस था हमारा। इसके बाद फिर हम शासकीय सेवा में आए। जी जी तो शासकीय सेवा में आने के बाद भी मैं हम लोगों को सर पर डॉक्टरों का एसोसिएशन होता था, क्लास 2 मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन। जी जी मैं उसका भी संभागीय सचिव रहा हूँ। तो रीवा संभाग का सौ परसा रोल भी उसी में आता था। मैं संघ से भी जुड़ा रहा, जी। 85-82 से। अच्छा, छात्र जीवन से संघ से जुड़े रहे? हाँ, तो उसकी वजह से क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के माध्यम से भी मैंने एक जो कर्मचारियों के बीच की राजनीति होती है उसके क्षेत्र में रहा और इस नाते मैं राजनीति से दूर भी नहीं रहा, बहुत पास भी नहीं रहा। जी लेकिन बिल्कुल अलग नहीं था, ऐसा नहीं रहा कभी मेरे साथ। डॉक्टर साहब, आपका संसदीय क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से 2 जिले तो सीधी और सिंगरौली जिला हो गया, तीसरा शहडोल का भी आंशिक भाग आपके संसदीय क्षेत्र में ही आता है। मैनेज कैसे करते हैं इसको आप? मेरा जो संसदीय क्षेत्र है इंड टू इंड, जी हम इधर अगर बगदरा साइड से गुपलाव प्लस किनारे से ले लें और शहडोल जिले का जो हमारा सीधी हमारा एक मंडल पड़ता है जी जैसे नगर ब्लॉक में छत्तीसगढ़ बॉर्डर था। जी जी 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर व्यवहारी व्यवहारी जैसी नगर नहीं, वो मंडल हमारा जो है ना, जी जैसी नगर जनपद है। अच्छा अच्छा जैसी नगर ब्लॉक है, व्यवहारी विधानसभा है, मंडल सीधी है। अच्छा, मंडल सीधी है। मंडल सीधी हमारा जो मंडल होता है, वहीं थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। पार्टी के दृष्टि से हमारे मंडल है, हमारे पास 51 मंडल है। जी जी कुल। जी जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ, ये हमारा बैठक मंडल है। जी जी तो कुल मिला के ऐसे हमारे पास 51 मंडल है हमारे लोकसभा क्षेत्र में। जी तो सीधी हमारे मंडल है। जी जी तो 400 किलोमीटर इंक्लूड है। अब लेकिन मुझे भी 1 साल 3 महीने सांसद बने हुआ है, चौथा महीना पूरा होने पर है। मैं हर मंडल में हो आया हूँ। जी लगभग मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 50% से तक पंचायत मैंने कवर कर लिया। विधानसभा तो कई बार जाता रहता हूँ। जी जी लोकसभा के अलावा मैं पूरा समय अपने क्षेत्र में रहता हूँ, इसलिए कवर हो रहा है। और देखिए, परिवार, मान लीजिए किसी का परिवार बहुत बड़ा है तो अपना परिवार किसी को भारी थोड़ी लगता है। आपके ऊपर आरोप लगता रहता है कि आप तेज तर्राक सांसद नहीं हैं, सुस्त हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब तेज तर्राक की परिभाषा क्या है मैं तो नहीं जानता हूँ। एक्टिव नहीं है ज़्यादा, क्षेत्र में नहीं दौड़ते हैं, लोगों के बीच नहीं पहुंचते हैं, समस्याओं का निराकरण नहीं करते हैं। मैं लोकसभा के अलावा तो संडे को भी क्षेत्र में आ जाता हूँ। मैं क्षेत्र में ही रहता हूँ, मैं घर में कम रहता हूँ। घर भी मेरा क्षेत्र है। जी जी तो 365 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं। मैं तो सुबह 6 बजे से जनता से मिलने लगता हूँ और यहाँ तक कि सुबह तो मैं 4:30-5 बजे निकलता हूँ तो क्षेत्र में घूमना शुरू कर देता हूँ मॉर्निंग वॉक के हिसाब से। 6 बजे से जनता से मिलता हूँ, रात को 11 बजे तक काम कर रहा हूँ।
बहुत सारी समस्याएं जो होंगे हमें मिली है परंपरागत रूप से, उनको दूर करने में लगा हूँ। नए काम भी जितने आ सकते हैं करने के लिए। अब तेज तर्राट का मतलब क्या है? तेज तर्राट का मतलब कोई दौड़ और लगवा है तो पता चले कौन तेज है कौन नहीं। नगर साहब, ये आप अभी आपने बताया कि 1 साल 3 महीने हो चुके हैं आपका दायित्व निर्वहन करते हुए, चौथा महीना लगने वाला है। चौथा महीना खत्म होने की स्थिति है। तो 12 4 16 महीने, ये 16 महीने का आपका जन सेवा का या विकास से संबंधित संसदीय क्षेत्रों में काम करने का, मैं कोई पर्टिकुलर सिंगरौली के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, आप अपने कंप्लीट संसदीय क्षेत्र में आपका रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है, कुछ प्रमुख बातें। देखिए 1 साल 4 महीना वो मान के चले, तो इसमें सही बात यह है कि मैं संगठन में तो पहले से काम करता था जी। और सही पूछिए तो मैं शासकीय सेवा में रहते हुए संगठन में काम करता था। विद्या भारती भी हमारा एक अनुसांगिक संगठन है, और जब मैं विद्या भारती में काम करता था सन 83 से, स्वर्गीय पद्मनाथ सिंह जी हुआ करते थे ब्राह्मण से, उससे पर सीधी सिंगरौली एक ही, अब तो अलग अलग है। तो जितनी भी सरस्वती मंदिर है मैं उनका कहीं कहीं सदस्य रहा। मैं यहाँ जैन तक आता था। अच्छा। बैठे थे यहाँ के स्कूलों में। ग्राम भारती का मैं यहाँ संयुक्त सीधी ग्राम भारती का मैं पहला सचिव रहा हूँ। 90 से शुरू हुआ है, तब से लेकर के संघ जिलाध्यक्ष तक रहा भारतीय जनता पार्टी में। प्रदेश में कई प्रदेशों में मैं चुनाव का प्रभारी रहा। संगठन की मेरी जो अनुभव था वो एक अलग है, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे कोई अनुभव नहीं था। जी जी। मैं तो कभी सरपंच भी नहीं रहा, अब एक सांसद हुआ। तो देखिए 4-5 महीने तो समझने में लगते हैं। अभी मैं आपको इतने बताना चाहता हूँ कि मैं अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे ऐसे भी सांसद हैं जो 8-8 बार के सांसद हैं, ठीक है। जी जी। तो मैं तो अभी मेरा पहला टर्म है, तो मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ बस। और उस पहले टर्म के पहले ही साल में 4-6 महीने जो सीखने में लगे, और उसके बाद जो काम प्रारंभ हुआ, आज मुझे बहुत संतुष्टि है कि उन सब कामों का परिणाम सामने दिखने लगा है। जी। उदाहरण के तौर पर मैं जब आया तो यहाँ पर एक एयरपोर्ट का इनाग्रेशन था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था, लेकिन सिंबॉलिक रूप से मैं यहाँ पर उपस्थित था और यहाँ हरी झंडी हमने दिखाया अपने माननीय मंत्री यहाँ की स्थानीय राधा सिंह जी के साथ और विधायकों के साथ। उसके बाद से मैं निरंतर लग गया कि अभी यहाँ पर जो फ्लाई ओवर आ रहा है बड़ा है। अभी हमको आज ही लेटर मिला है कि 10 तारीख के अंदर यहाँ पर एक OLS सर्वे, उनका जो सर्वे करने वाली जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम है वो आ रही है, यहाँ से नियमित उड़ानें होने लगेंगी। ये दूसरा, मैं जब सांसद बना तो मुझे ऐसा लगा कि पहले हम 2-3 हमारे जो पेंडिंग वर्क हैं, जी। जो मुझे ट्रेडिशनली प्रॉब्लम मिले हैं, पारंपरिक रूप से मुझे मेरे को मिली है, वो थी एक तो रेल, एक तो रोड। जी बिल्कुल। ये समझिए रेल में मैंने काम किया। अच्छा। उसका परिणाम ये रहा कि जब मैं आया मुझे पता चला कि रेल का काम इतना धीमा क्यों। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिंगरौली जिले में रेल का कोई भी काम सिवाय जमीन मुआवजा वितरण के अलावा, मुआवजा वितरण अब तो नहीं अटका हुआ है, NOC तक नहीं मिली थी जंगल विभाग की। आपके पूर्व है ना 2018-19 में फॉरेस्ट की NOC के लिए रेलवे ने अप्लाई किया था, वो NOC 2024 तक नहीं हुई थी। जब मैं सांसद बना तो मैंने रेलवे के अधिकारियों की जब बैठक लिया तो पता चला कि NOC नहीं होने से, जहां इनका देखिए सिंगरौली साइड में आने में एक तो हमारा गोपद नदी है, जी। फिर उसके बाद फॉरेस्ट का बहुत बड़ा एरिया है, और उस फॉरेस्ट के एरिया में जैसे
जब रेलवे का काम होता है तो पहले बोर करते हैं, टनल बनाना है, जी 5-6 टनल बन रहे हैं, तो उसको तक नहीं करने दे रहे थे फॉरेस्ट वाले, इसलिए कि एनओसी नहीं थी। मेरा पहला काम ये हुआ है कि वो एनओसी दिलाए, और मुझे ये आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मैं जब जाके पता लगाया कि एनओसी क्यों नहीं मिली, तो पता चला कि ये तो 4-5 साल से पेंडिंग है, पड़ी है। वो एनओसी हमने 2-3 महीने के अंदर करा दी। आज की तारीख में आप कोई फॉरेस्ट केस नहीं, और उस एनओसी के लिए हमको लगभग 150 से 200 एकड़ ज़मीन चाहिए था, इसलिए कि जब हम फॉरेस्ट की ज़मीन लेते हैं तो बदले में हमको ज़मीन देनी पड़ती है। हमने रीवा से फिर बात करके ज़मीन रीवा से हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब से कहा, हमने कहा अपने यहाँ से आज की तारीख में हमारी पूरी क्लियर हो गई, हमारे सभी टेंडर हो गए हैं, गोपत का टेंडर हो गया, टनल्स के टेंडर हो गए, सभी बोरिंग हो गई सभी की ज़मीन की। हमारे सीधी में रामपुर का ट्रायल, रामपुर तक बघवार का ट्रायल हुआ, फिर रामपुर का ट्रायल हो गया ट्रेन का, अब चुरहट का होना है, सोन की पुल कंप्लीट हो चुकी है, भाई ट्रेन जब आएगी तो रीवा से सीधी होकर की ये जोगदाहा वाली घाट वाली क्या सोन की पुल, मतलब ये नहीं, सोन की पुल ये बाहरी से जो जाते हैं, नहीं, चुरहट से जब आगे हम चलेंगे जी तो चिलरी गांव के बाद और इधर कुरवा गांव पड़ता है, हाँ हाँ, सोन में रेलवे का पुल बनना था, अच्छा वो कंप्लीट हो गया अभी इसी संडे, पिछले संडे को सभी उसका काम कंप्लीट हो गया। उसके बगल में एक बहुत बड़ा और खंडहर टाइप की जगह थी, वहाँ भी सोन के पुल के बराबर ही बन रहा था, वो भी लगभग कंप्लीट है, इस महीने वो भी कंप्लीट हो जाएगा 9 महीने। सीधी का रेलवे स्टेशन जो है प्रगति पर है, चुरहट का रेलवे स्टेशन बन चुका है, हम इसी महीने चुरहट मतलब 2 महीने के अंदर चुरहट, अभी हमारी जो रेलवे की बैठक हुई थी उसमें हमने वहाँ के अधिकारियों के साथ एक हमने फीडबैक लिया, आप हमको बताइए कब तक कंप्लीट करेंगे काम। 31 मार्च के पहले सीधी में ट्रेन ले आने के लिए कमिटमेंट हमारा रेल अधिकारी के हमारे जीएम है सोना बंदोपाध्याय से लेकर के डीआरएम सभी अधिकारियों के साथ सभी अन्य सांसदों की उपस्थिति में, जी जी, जो हमारे जबलपुर के जोन हैं उनकी उपस्थिति में हमने एक कमिटमेंट किया है कि नहीं, हमको मार्च में सीधी आना है और इसके बाद 2 साल के अंदर हमको सिगरौली में अपना रेल ले आना है। हम आपके ही कार्यकाल में आएंगे, डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक दूसरा, एक और बहुत बड़ा आपको जो सिगरौली के लिए 2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि हमको सिगरौली से हम जब कटनी से चौपन से कटनी की तरफ चलते हैं, जी जी, हमारी सिंगल लाइन है, वो भी कोल ट्रांसपोर्ट की लाइन है, परिवहन लाइन है, हमारी रेगुलर पैसेंजर लाइन नहीं है। और इसका दोहरीकरण का काम मेरे पहले चल रहा था, मैं पूर्व के सांसदों को सबको धन्यवाद देता हूँ उसके लिए। दोहरीकरण का काम चल रहा था, कटनी से प्रारंभ होकर के व्यवहारी तक हो गया, फिर जोबा से कंप्लीट होकर के आपके चौपन तक हो गया, लेकिन जोबा से लेकर के व्यवहारी तक का खंड इसलिए पड़ा हुआ था कि बीच में अभयारण्य पड़ता था। जी जी, अभयारण्य में हमको एनओसी नहीं मिल रही थी, एक बागिन कटने के बाद से बंद कर दिया था। उसका पूरा रूट डाइवर्ट कराना, उसके जमीन की अलाइनमेंट कराना, उसका फिर से उनकी जो धाराएं होती हैं, धारा 11, 18, 19 से प्रक्रिया कराना, ये कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। और उसको भी हमने तय किया है कि हमको 1.5 साल, हमने कहा ये 140 किलोमीटर में हमारा जब 100 किलोमीटर काम पूरा हो गया है, 40 किलोमीटर में ऐसे हम जिस दिन हमारा ये पूरा दोहरीकरण हो जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन सब जगह हो चुका है, उस दिन आप समझिए जितनी भी कलकत्ता से बॉम्बे चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन है इस रूट से चलने लगेंगी, हम इस रूट से वंदे भारत भी चला सकेंगे, और ये भी मुझे अपने कार्यकाल में पूरा करना है। ये बधाई हो इसके लिए, आप इसके लिए प्रयासरत हैं। इसी तरह से सांसद महोदय एक प्रॉब्लम और है, ये कांग्रेस के जमाने से है, पता नहीं कितने सांसद आए, कितने मंत्री बदले, कितने विधायक बदले, कितनी सरकारें बदली, सीधी से लेकर सिंगरौली की जो रोड की कनेक्टिविटी है उसकी स्थिति नहीं सुधर पाई। इस संबंध में आज भी वही स्थिति है, और गाहे बगाहे आप पे भी आरोप लगता है कि उस मामले में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं या पहल नहीं कर रहे हैं केंद्रीय स्तर पर। इसमें आपका क्या कहना है? ये भी समस्या मुझे पारंपरिक समस्या मिली है। और देखिए, मैं इसके लिए इतने कहना चाहता हूँ कि जब मैं सांसद बना, अब देखिए सब चीज़ें क्लियर हैं, तो उस समय पर एक टेंडर चल रहा था, वो
साडोल के एक ठेकेदार ने ले रखा था, पदम सिंघानिया करके, जी जी। बालाजी बिल्डिकॉन पता नहीं क्या नाम है उसका। तो मैं पता लगाया कि रोड इतनी धीमी क्यों है। आप लोगों ने मुझे देखा होगा उस रोड को कई बार मैंने पैदल चला। जी जी। तो जब मैंने देखा तो पता चला कि नहीं, वो ठेकेदार बोलता साहब अभी बना के दे रहे हैं, जून तक बना देंगे, ये कर देंगे। टाइम भी बढ़ा गया उसका कॉन्ट्रैक्ट मेरे पहले का था। और वो व्यक्ति जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो ऑलरेडी डिफॉल्टर है। मैं 5-6 महीने में ये एसेस कर लिया कि ये व्यक्ति इस रोड को नहीं बना सकता, उसके पास कैपेसिटी नहीं है। तरह तरह के बहाने बताने लगे, हमारा सामान चोरी हो रहा, हमको कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। उसको हम लेकर के कलेक्ट्रेट में अपनी जिले की बैठक में भी बैठा था, बताओ क्या समस्या है। यहाँ आने के बाद बोले कुछ समस्या नहीं, वहां जाए थोड़ा सा हमारा कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। और मैं आज आपको बताऊं, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, NH39 जो सीधी से सिगरौली की रोड है, आप ये बताइए कि काम तो इतने दिनों से चल रहा था, बीच में जमीन तक के मामले कई हल नहीं हुए थे। सजहर के पास कई घर बीच में बने थे जो मेरे समय पर वहां से हटाए गए कि नहीं हटाए? बिल्कुल बिल्कुल। 7-8 घर। अब बताइए इतने साल में हमने जमीन तक अगर ठेकेदार को ठीक से, वो यही बहाने बताते थे सब। लेकिन आज की तारीख में मैं गारंटी से कहता हूँ तो सीधी से सिगरौली तक में 0.5% कहीं हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो, जमीन का कोई डिस्प्यूट नहीं, हमने सब क्लियर करा दिया। एक उसको टर्मिनेट कराना पड़ा इसलिए कि उसके बस में नहीं था। हमने उसकी हिस्ट्री खंगाला तो पता चला ये जहां कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है इसका काम पूरा नहीं। और फिर इसके बाद हम लगातार अपने माननीय गडकरी जी से, जो हमारे सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री, उनसे मिलता रहा। इसका उस समय पर कॉन्ट्रैक्ट 250 करोड़ था। फिर इसके बाद इसका जब DPR बना तो पता चला कि अब इसमें 400 करोड़ लगेंगे। लेकिन अभी 20 तारीख रिवाइज DC पे DPR बना है, जिसमें 450 करोड़ का टेंडर क्लोज हो गया है। ये 10-11 तारीख को खुलेगा। आज ही मेरी जो NHI के अधिकारियों से बात हुई है, FPRDC के अधिकारियों से बात हुई है। नवंबर में टेंडर खुल जाएगा, 2-3 महीने में काम शुरू हो जाएगा। बहुत तीव्र से काम शुरू होगा। जिस दिन काम शुरू होगा उसके 2 साल के अंदर ये रोड बन जाएगी। मेन टाइम हमने इसमें 12 करोड़ रुपए सेंक्शन कराया कि इसका मेंटेनेंस की है, वही मुझे अभी पता चला, मैं नहीं जानता था। जब मैंने उसके सर्च करने लगा तो मुझे पता चला कि 12 करोड़ मात्र इनने 2 करोड़ 60 लाख रुपए का काम किया ही है। बाकी पैसे का काम इनने किया कराया ही नहीं, जो विभाग के अधिकारियों ने। तो वो पैसा कहाँ गया? पैसा अभी विभाग के पास रखा है। अच्छा। ठेकेदार को काम आप नहीं कहोगे तो कैसे करेगा? अब एक भ्रम चल रहा है कि 12 करोड़ की रोड बन गई, बन कहाँ गई? 2 करोड़ 60 लाख का काम हुआ अभी तक। तो आज ही मैंने अधिकारियों को कहा कि जब तक टेंडर नया नहीं होता है तो कम से कम इस रोड की, इसमें MPRDC के अधिकारियों की सर्वाधिक गलती है। अब मैं आज दावे के साथ मीडिया के सामने कह रहा हूँ, इस रोड के नहीं बनने में अगर सबसे ज्यादा कोई लापरवाही है, जिम्मेदार है, तो MPRDC के वो अधिकारी हैं जो उस समय से लेकर अब तक है। उनकी जांच होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जांच होकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आखिर पर सिगरौली से क्या दुश्मनी है MPRDC के अधिकारियों की? जब भी हम इनसे बात करते हैं ये बेसबूल जरूर बात करते हैं, लेकिन हमारे NHA अधिकारियों का पूरा हमको सहयोग मिल रहा है। मैंने आज भी अधिकारियों से बात किया कि भाई आप इस 45 रोड को बनाइए। और ये मेरे पहले की सब बातें हैं, लेकिन आपको मैं आज गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये रोड बनेगी, मेरे ही कार्यकाल में बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। अब जो रोड बनने जा रही है, जो पहले था उससे और बेहतर बनेगी। धन्यवाद सांसद महोदय। आपके ये सांसद प्रतिनिधि हैं संतोष वर्मा जी, इनकी कार्यशैली क्या है? इन पर क्यों उंगलियां उठती रहती हैं? इनके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये उस परिवार से है। इनके पिताजी ने आज जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं जी, तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में इनके पूर्वजों का, इनके पिताजी का बहुत बड़ा स्थान है। जी। माननीय सम्मानी वर्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके सुपुत्र हैं। हाँ, श्री माणिकराम वर्मा। माणिकराम वर्मा इसलिए सम्मान सहित तो उनके सुपुत्र हैं। ये भी नहीं जानते थे कि मैं इनको नगर निगम का जो प्रतिनिधि होता है उसका मैंने नियुक्त किया जी। और उसके पीछे एक कारण था, इनको नहीं मालूम था, मैंने इनको बताया भी नहीं जी जी। जब मैंने इनको नियुक्त किया तो लोगों को लगा भी कि कैसे इनका नाम ले लिया। तो ये उस परिवार से आते हैं जो परिवार के ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगा जी। ये निर्दाग व्यक्ति है और इनके ऊपर अभी तक मुझे नहीं लगता है, अगर कोई कहता भी तो आप समझ लीजिए उसको कोई निजी हित होंगे, न इनका कोई दुश्मन है। जो है इनके दोस्त ही, दुश्मन तो कोई है नहीं। और निश्चित तौर से जब मैं नहीं रहता हूँ तो मेरा काम मैं इनसे पूरा कराता हूँ, फिर सिगरौली जिले का काम
इसके अलावा मैंने यहाँ पर किसी को प्रतिनिधि नहीं दिया गया है। जी अभी टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी में हमने 4 लोगों को किया है, कुछ लोगों को हमने दिशा में किया है, दिशा के लिए किया जी है, लेकिन जिनको भी मैंने लिया उसमें जी वो सब चुने चुनाए लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जिनका करियर अच्छा है और समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतिम सवाल सांसद महोदय, माननीय मोदी जी, माननीय अटल जी, उसके पहले, या ये कह लें कि भारतीय जनता पार्टी का एक आदर्श सोच रही है गौ संवर्धन की। अभी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस पे कुछ नए डिसीजन भी लिए हैं। आवारा गायें घूमती रहती हैं और इतना बड़ा आपका क्षेत्रफल है, तो उनका प्रबंध कैसे नहीं हो पा रहा है? क्या कोई जन जागरूकता आयोजन के माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए कुछ ऐसी पहल की जाए कि भाई दूध तो खा लेते हैं लोग, उसके बाद फिर उनको आवारा छोड़ देते हैं। और जहाँ तक है जो मतलब आपकी पार्टी की विचारधारा से जो अलग लोग हैं उस पर तंज भी कसते हुए मिलते हैं, इस पर पहल करने की कोई योजना है आपके पास? देखिए, गाय तो हमारी पूज्य है, बछड़े को हम नंदी कहते हैं जी और एक समय पर तो ये होता था कि अगर किसी की संबंधता आकी जाती थी, इस बात से आकी जाती थी कि उसका कितना पशुधन है। जी और एक कहावत है कि गोधन गजधन बारिधन धन नर्तन धन धन, जी जब आवे संतोष धन सधन दूसरा, तो गोधन सबसे बड़ा धन माना जाता है। जी जी गोपाल हमारे गोपाल हमारे देवता भी रहे सब। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम गोवंश को सड़कों पर छोड़ दिए। पहले तो इसके लिए मैं सब खुद अपने आप को ही, अपने समाज को ही इसके लिए दोषी मानता जी हूँ। रही मेरी चिंता की बात, मुझे कोई क्या कहता, देखिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरी कोई बुराई भी करता है तो मैं उसके ऊपर फूल भी बरसा करता जी हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ मुझे सोशल मीडिया में कौन क्या कह रहा है, मुझे कौन गाली दे रहा है, मुझे कौन ये कह रहा है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि लोग कहते हैं कि सांसद जी बहुत कमज़ोर हैं। नहीं, कमज़ोर नहीं है, लेजी है। लेजी है। लेजी है। तो अगर जो भी व्यक्ति ये कहता है तो मैं तो उसको यही कहूँगा कि वो मेरे साथ 4-5 दिन रह ले तो समझ में, बस इतना ही कहूँगा, 24 घंटे रह ले, 24 घंटे मेरे साथ रह लेगा तो उसको समझ में जाएगा। अब मैं अपनी मूल विषय पर आता हूँ। आप लोकसभा में मेरे द्वारा अभी तक जितने भी वक्तव्य दिए गए हैं, चाहे प्रश्नोत्तर के माध्यम से हो, तारांकित हो, अतारांकित हो, और चाहे हमारे 0 आवर्स के हों, चाहे 377 के हों, जितने तरह से भी लोकसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप कभी भी यूट्यूब में चले जाएंगे, सोशल मीडिया में मेरा नाम डालकर समझ जाए। मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 3 या 4 बार इस संबंध में बोल चुका। हम लोग बोलने को भी कम मिलता है, सांसद लोग हैं, लॉटरी सिस्टम है, लेकिन फिर मुझे एक साल में 4 बार बोलने को इस विषय पर मिला, बाकी तो बहुत मिला है, बाकी तो मैं बोल चुका हूँ 25 बार। हाँ, हमको एक जानकारी मिली थी, हालांकि आपकी कुछ जानकारी कि आपने कुछ वहाँ लोकसभा में बिल लाया हुआ है। मैं वही बताना चाहता हूँ। जी आप उन हमारी बातों को सुनिएगा। मैंने लोकसभा में कहा है कि हमें हर जिले में कम से कम मिनिमम 200 से 500 एकड़ जमीन चाहिए, मिनिमम 200 एकड़, जिसमें हमें गो संरक्षण और संवर्धन केंद्र बनाए जो स्वपोषित हो, जिसमें मिनिमम 4-5 लाख गाय स्वपोषित हो, वहीं उनका चारागाह हो, वहीं पानी हो, वहीं उनके सेवक रहें, वो सेवक रहें, और उन्हीं के उत्पाद से और प्रोडक्टिविटी से हम जो आर्थिक हमको उपलब्धि होगी उससे हम संसाधनों को पूरा कर सकें। ये हमारे प्रश्न भी हैं, बिल्कुल। और इसमें मैंने तकलीफ भी जाहिर किया कि मुझे आज बहुत कष्ट हो रहा है सदन में कहते हुए कि आज जिनकी गौ माताओं की पूजा करते हैं, आज वो सड़क कटती हुई। उसका एक परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी दोनों लोग गो सेवक ही हैं, मान लीजिए, जी। किसान भी है, गो सेवक भी है, जमीन से जुड़े हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी वेटनरी विभाग को एक टास्क दिया है कि हर जिले में मिनिमम 130 एकड़ जमीन की ऐसे गो संवर्धन संरक्षण केंद्र बनाए जाए। जी जी वो योजनाएं आ गई हैं, सिगरौली के लिए भी आई है। कल बैठक है, बैठक में मैं पूछूंगा कि आप यहाँ कितने से हो सकती है, 1-2 साल में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी जी और मेरे पूर्व भी लोगों ने किया होगा, मैंने इसका सर्वे तो नहीं किया, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं अकेला सांसद हूँ। जी जी लेकिन मैं उन सौभाग्यशाली सांसदों में हूँ जिसने गो संवर्धन संरक्षण के लिए मुझे एक प्राइवेट मेंबर बिल ले आने को बताया। अच्छा। मेरा बिल एक्सेप्ट हो गया है, जी जी इस बार डिस्कशन में आ सकता है, अगर सदन में आ गया। कभी कभी बिल डिस्कशन में नहीं आता है तो उसको अलग तरीके से करते हैं। जी उस पर हमने पूरा बनाया है कि इसमें हम कैसे, मतलब एक नए पैसे हमको नहीं लेना पड़ेगा सरकार से। हमारी सरकार, हमारे एसओसी मुख्यमंत्री जी 40 रुपए तक गोवंश दे भी रहे। अगर हम 1000 गाय रखेंगे तो हमको इतना पर्याप्त पैसा मिलेगा कि हम उसमें पूरा उनका खर्चा निकाल सकते हैं। जी 150 हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम हम्म। संख्या बढ़ाएंगे तो निकाल सकते हैं। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने रीवा में इस तरीके से उनकी गौशालाएं, 2-2 गौशालाएं चल रही हैं। एक लक्ष्मण बाग में चल रही है बिल्कुल बिल्कुल। और एक बसावन माव में चल रही है। मैं खुद देखने भी गया था और मैं इसीलिए देखने गया था। तो निश्चित तौर से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे ऐसा लगता है कि योजना हमारी फलित होगी। और हमारा जो एक मिशन है, और मैं इसको तब तक नहीं छोड़ने वाला हूँ कि जब तक हमको गो संरक्षण संवर्धन के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हमने सरकार को कई सारे विकल्प रखे हैं कि मनरेगा में इसको जोड़ा जाए। मनरेगा में हम पैसा खर्च ही कर रहे हैं, तो हम उन लोगों को, उन मजदूरों को जिनको हम पैसा दे रहे हैं, उनसे अगर उस पंचायत में गो संरक्षण संवर्धन का काम कराएंगे, हमको अतिरिक्त से बजट नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा एक मतलब एक हमारा विचार है, उस विचार को हम आगे लेकर के जा रहे हैं। सरकार की सोच बढ़ रही है। मैं एक बार पुनः इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो आपने ये प्रश्न किया है, ये प्रश्न हमारी आस्था से जुड़ा है, इसलिए निश्चित तौर से मैं इसमें आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके सिगरौली मिरर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सांसद महोदय, आपने बड़ी बेबाकी से प्रश्नों का जवाब दिया। आपका कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण हो, यही शुभकामनाएं हम लोगों की।